हेलो फ्रेंड्स, डीएनए रेप्लिकेशन के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। आज के पार्ट में हम देखेंगे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन का होल प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई सेल्स। जैसे कि हम सबको पता है कि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसका जो डीएनए होगा वो एक सर्कुलर डीएनए होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये एक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए मिलता है हमारा सर्कुलर डीएनए होता है और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए मिलता है वो लीनियर डीएनए है। तो अगर हम अपनी सेल्स की बात करें, ह्यूमन सेल्स या हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उन सब सेल्स में हमारा हमेशा लीनियर डीएनए रहेगा। पर जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सर्कुलर डीएनए हो या लीनियर डीएनए हो, वो सेम ही रहता है मोर और लेस। इसीलिए अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन ई कोलाई सेल्स या सर्कुलर डीएनए में भी समझ रहे हो तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर विथ लीनियर डीएनए ऑल्सो। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दोस्तों, वी कैन समराइज इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। पहला इनिशिएशन, नेक्स्ट इज इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन। तो चलिए हर एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर अगर हम ई कोलाई के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं हमारा ओरिसी। ये जो पॉइंट है दोस्तों वो एक 245 बेस पेयर का एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच है जिसमें हम 2 पॉइंट को देखेंगे। एक है 9 मार रीजन और एक है 13 मार रीजन। ये 9 मार जो रीजन है दोस्तों, ये एक्ट करता है टू बाइंड डीएनए ए प्रोटीन। तो पहला स्टेप में क्या होगा, डीएनए ए प्रोटीन इस 9 मार रीजन में आके बाइंड करेगा। मार का मतलब है बेस पेयर रिपीट्स, मतलब 9 बेस पेयर रिपीट्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप है डीएनए ए प्रोटीन आके 9 मार रीजन में बाइंड करेगा। एज सुन एज ये जो डीएनए ए है वो बाइंड किया 9 मार रीजन में, ये जो 13 मार वाला रीजन है जो कि एटी रिच रीजन है वो खुलना शुरू होगा। इट मेक्स एन ओपन कॉम्प्लेक्स दोस्तों। ये धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, मेल्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, मतलब कि ए और टी के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और धीरे धीरे स्ट्रैंड्स सेपरेट होने लगते हैं। एज सुन एज ये रीजन मेल्ट होना स्टार्ट होगा, अनदर प्रोटीन जो कि डीएनए बी प्रोटीन है वो आके इस पॉइंट में बाइंड हो जाएगा। ये एक हेलिकेज एंजाइम है दोस्तों। ठीक है, ये एक हेलिकेज एंजाइम है और ये क्या करता है, डीएनए को खोलता जाता है। फर्दर इट मेल्ट्स द डीएनए एंड मेक्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अभी देखिए, एक बार ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन गया तो ये फिर से जुड़ ना जाए, इसलिए अनदर प्रोटीन इसमें एक्ट करेगा जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है दोस्तों, ये आके उस सिंगल स्ट्रैंड्स जो डीएनए बन गया उनको स्टेबलाइज कर देगा ताकि ये फिर से जुड़ ना जाए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमेस एंजाइम बोल के एक एंजाइम है दोस्तों जो कि एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए सिंथेसिस करेगा अराउंड दिस ओपन डीएनए स्ट्रैंड्स। तो मैं आपको पूरा का पूरा इनिशिएशन प्रोसेस फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले क्या होता है, ये डीएनए रहता है हमारा कॉइलिंग स्टेज में होता है पूरा। ठीक है, अभी आके मान लीजिए ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो ओरिसी रीजन है 245 बेस पेयर का। अभी इस पोर्शन में 9 मार रीजन है और इस पोर्शन में है 13 मार रीजन। तो डीएनए ए प्रोटीन आके इस पॉइंट में बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय एटीपी फॉर द प्रोसेस। और एज सुन एज डीएनए ए प्रोटीन आके इस पॉइंट में बाइंड करेगा, ये 13 मार वाला रीजन है वो ओपन होना शुरू होगा। ये ओपन हो जाता है। एज सुन एज ये ओपन होगा, इसमें डीएनए बी प्रोटीन जो कि एक हेलिकेज एंजाइम है
वो आके बाइंड करेगा और फार्दर मेल्ट करना चालू करेगा। जो ए और टी बॉन्ड्स है उसको फार्दर ब्रेक करता जाएगा और ये खोलता जाएगा इस तरफ और ये वाला पोर्शन इस तरफ। तो ठीक है, अभी एज सुन एज ये खोल रहा है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। अभी इनको स्टेबलाइज करने के लिए एसएसबी प्रोटीन आके इनमें बाइंड करेगा ताकि फिर से ये जुड़े नहीं। नेक्स्ट इज प्राइमेज एंजाइम आएगा इस पोर्शन में। प्राइमेज एंजाइम आएगा, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए सिंथेसिस कर देगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए सिंथेसिस करेगा अराउंड द सिंगल स्ट्रैंड्स, ताकि हमारा जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है जो कि हम इलॉन्गेशन प्रोसेस में देखेंगे, इट कैन एक्ट एंड सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो इनिशिएशन प्रोसेस इज क्लियर, लेट्स गो टू इलॉन्गेशन प्रोसेस। दोस्तों इलॉन्गेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एडिशन होता है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड थर्ड न्यूक्लियोटाइड के साथ एडिशन होता है, एंड दिस वे द न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टेक्स प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अभी अगर ई कोलाई की बात करें तो इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉल 3। ठीक है, अभी कैसे एडिशन होता है दोस्तों, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसा एडिशन होता है। पहला न्यूक्लियोटाइड का जो हाइड्रोक्सिल एंड है वो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का इनरमोस्ट फॉस्फेट है, और ये फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल एंड के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको वो हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये इधर दिखाया गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड इन द प्रोसेस पायरोफॉस्फेट इज रिलीज्ड। ये दो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाता है दोस्तों। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दोस्तों वो हमेशा इस बॉन्ड, ये जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है वो देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको द बेसिक जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है वो तो पता हो गया। अभी देखते हैं हम इलॉन्गेशन प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है, कौन से डायरेक्शन से होता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों इलॉन्गेशन जो प्रोसेस है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखिए। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम कभी नहीं होगा। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमेशा स्ट्रैंड को रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए ऊपर का 3 प्राइम टू 5 प्राइम इट रीड्स। ठीक है, बट राइट्स। अभी ये सिंथेसिस कौन से दिशा से कर रहा है, देखिए कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये नया सिंथेसिस बन रहा है, नया डीएनए स्ट्रैंड इस तरफ से बन रहा है। मतलब याद रखिए डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज रीड्स द स्ट्रैंड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन बट राइट्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब कि नया जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा डायरेक्शन। तो अभी ऊपर का स्ट्रैंड के बारे में तो जान लिया हमने, पर नीचे में देखिए, नीचे का जो स्ट्रैंड है वो भी तो 5 प्राइम और टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन में होगा, बट इट इज नॉट सिंथेसिस्ड कंटिन्यूअसली, इट इज सिंथेसिस्ड इन ए डिसकंटिन्यूअस मैनर। मतलब डिसकंटिन्यूअसली ये पूरा का पूरा सिंथेसिस होगा। तो दूसरे स्ट्रैंड्स में अगर देखें हम, ये नीचे वाले स्ट्रैंड में, तो आप देखिए ये पोर्शंस में सिंथेसिस हो रहा है। ये आरएनए प्राइमर, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर लगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना स्ट्रैंड सिंथेसिस किया। देखिए फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड फ्रेगमेंट और थर्ड फ्रेगमेंट। तो ये जो फ्रेगमेंट्स जो डिसकंटिन्यूअसली या पैचेस में सिंथेसिस हो रहा है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अभी हम राइटिंग में आ जाते हैं थोड़ा। इलॉन्गेशन ऑलवेज प्रोसेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, समझ में आ गया हमको। लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है जैसे कि आपको पता है अभी। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दोस्तों उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।
क्योंकि ये लीडिंग स्ट्रैंड से थोड़ा पीछे सिंथेसिस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंट्स बन रहा है, फिर फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है, थोड़ा सा वो टाइम में थोड़ा डिले होता है सिंथेसिस करने में, इसीलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड बनता है वो एक डिसकंटिन्यूअस फैशन में बनता है, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है दोस्तों उसको बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फाइनली ये जो फ्रेगमेंट्स है उनको ज्वाइन कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अभी इस प्रोसेस को हम अपने हैंड रिटन डायग्राम से समझाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा था सर्कुलर डीएनए ई कोलाई का, ये पॉइंट था ओरिसी, और इसमें हमने देखा था कि ओरिसी रीजन जो है वो ओपन अप हो चुका था, और इसमें हेलिकेज आके बाइंड किया था और ये फर्दर मेल्ट करता जाता था। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेप्लिकॉन, और एक रेप्लिकॉन में हमेशा 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। एक फॉर्क इस तरफ रन करता है और दूसरा फॉर्क इस तरफ रन करता है, और फाइनली ये दोनों फॉर्क आके इस पॉइंट में मीट करेगा और डीएनए पूरा का पूरा सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, अभी हम एक सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क को डिटेल में देखेंगे। तो ये रहा आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, अभी देखिए जब ये ओपन अप हुआ था तब हमने देखा था कि आरएनए प्राइमर सिंथेसिस हुआ था, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर इस तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम द स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये है। ठीक है, अभी शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए ऊपर सिंथेसिस हुआ था और नीचे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगा, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज आके ये पूरा सिंथेसिस किया था ऐसे, और ऐसे इस तरफ से सिंथेसिस होगा नया स्ट्रैंड। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे, अभी मान लीजिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क सिर्फ इधर तक खुला था फर्स्ट पार्ट में, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क और थोड़ा सा खुल गया, ये पहले इस पॉइंट तक खुला था, अभी ये नया पॉइंट खुला है। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो आरएनए प्राइमर है ये तो कंटिन्यूअसली ऊपर के स्ट्रैंड में, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ऊपर का स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, और आरएनए प्राइमर सिर्फ एक ही बार उसमें सिंथेसिस हुआ है। पर नीचे के स्ट्रैंड में पहले इस पॉइंट में आरएनए प्राइमर सिंथेसिस हुआ था और डीएनए पॉलीमरेज ने ये पॉइंट नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस किया था, पर ये जो नया पोर्शन खुला है उसमें भी एक छोटा सा आरएनए प्राइमर लगेगा अभी नए से, और डीएनए पॉलीमरेज फिर से ये पोर्शन को सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, अभी देखिए नीचे के स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है नया डीएनए स्ट्रैंड, पहला ये पोर्शन सिंथेसिस हुआ, नेक्स्ट ये पोर्शन सिंथेसिस हुआ, और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में भी अगर आप देखो सिंपल एज दैट, थोड़ा और पोर्शन खुला, सपोज ये पोर्शन पहले खुला था, फिर नेक्स्ट पार्ट में ये पोर्शन खुला, अभी न्यूली ये पोर्शन खुला है। अभी देखिए ऊपर स्ट्रैंड में ये आरएनए प्राइमर पहले से एक बार ही लगा था और कंटिन्यूअसली ये स्ट्रैंड सिंथेसिस होके आ रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और खुलेगा तो वैसे कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्योंकि आरएनए प्राइमर पहले लगा था, ये वाला सिंथेसिस हो गया पहली बार में, फिर नेक्स्ट में हमने देखा था ये वाला पोर्शन में आरएनए प्राइमर लगा, सिंथेसिस हो गया, फिर ये वाला पोर्शन में भी आके आरएनए प्राइमर अभी न्यूली सिंथेसिस हो गया,
और ये पोर्शन भी अभी सिंथेसिस हो गया। अभी देखिए ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, द अदर स्ट्रैंड, इसमें डिसकंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है पूरा का पूरा कंप्लीट होने में, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, फिर डीएनए लाइगेज आके ज्वाइन करेगा और फिर ही ये पूरा स्ट्रैंड जो है कंप्लीट होगा सिंथेसिस। लेकिन ऊपर में अगर देखो ये पूरा कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए ऊपर वाला स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो रहा है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइमर रिमूवल। अभी ये जो प्राइमर्स बना हुआ है दोस्तों, ये आरएनए पोर्शंस है, डीएनए नहीं है, इनको हटाना है। अभी इनको हटाने का नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये है प्राइमर रिमूवल एंड लाइगेशन। ई कोलाई सेल्स में क्या होता है, एक अनदर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है जो कि हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, सिर्फ एक्सोस्केलेटन से हटाएगा कोई भी चीज़, न्यूक्लियोटाइड, मतलब एंड में जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा सिर्फ उसी को हटा सकता है, एक्सोन्यूक्लियस है वो। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, अगर पूरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच है बीच से भी काट के निकाल सकता है, वो है एंडोन्यूक्लियस। पर डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सिंथेसिस हो रहा था प्राइमर, उसको हटा सकता है और उसके प्लेस में डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का यही काम है कि वो जितने भी प्राइमर्स है उनको हटाए प्लस उसके जगह नया डीएनए सिंथेसिस कर दे। और फाइनली जो है, जो फाइनल लिंकअप होगा डीएनए और डीएनए के बीच, मान लीजिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये आरएनए प्राइमर था और डीएनए सिंथेसिस कर दिया इस तरफ। इधर भी एक थोड़ा सा आरएनए प्राइमर था और डीएनए सिंथेसिस इधर भी हो गया। अभी देखिए डीएनए पॉलीमरेज आके इस पोर्शन को हटा देगा और डीएनए से फिल कर देगा, इस पोर्शन को भी आके हटा देगा और डीएनए से फिल कर देगा। अभी इस पॉइंट में जो एक गैप रह गया, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच जो गैप रह गया, उसको कौन फिल करेगा, उसको फिल करेगा लाइगेज। ये देखिए इधर भी अगर आप देखो इस पोर्शन में, तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड और उस स्ट्रैंड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बीच एक गैप रह जाता है, तो उसको कौन फिल करता है, लाइगेज। अभी हम देखेंगे लाइगेज कैसे काम करता है, लाइगेज का एक्शन देखेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, ये क्या करता है दोस्तों, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है डीएनए स्ट्रैंड का, ये देखिए ये जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें हाइड्रोक्सिल एंड रहेगा और जो इस स्ट्रैंड का, न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें फॉस्फेट एंड रहेगा, उन दोनों के बीच फिर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी या फिर एनएडी प्रोवाइड करता है। एटीपी इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और एनएडी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, सिमिलर टू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे हमने पहले देखा था, सिमिलर है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमर रिमूवल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अभी देखिए यूकैरियोटिक सेल में जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, हमारे पास क्या था, डीएनए पॉलीमरेज 1, एकदम एक डेडिकेटेड एंजाइम था जो डीएनए पॉलीमरेज 1 था, वो काम करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा, फिर से डीएनए को भी फिल कर देगा। पर यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1 जैसा कोई एंजाइम नहीं रहता। उसके लिए 2 मॉडल सजेस्ट किए गए हैं प्राइमर रिमूवल के लिए। तो वो है पहला आरएनएस मॉडल। तो आरएनएस क्या है, आरएनएस क्या है, आरएनए को डिग्रेड कर सकता है। तो अभी देखिए ये जो प्राइमर है, हमें पता है प्राइमर इज ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। तो आरएनए और डीएनए के बीच जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है, ये हाइब्रिड जो था उसमें से आरएनए चेंज आएगा और आरएनए को सिर्फ डिग्रेड करेगा।
ठीक है, आरएनए को डिग्रेड करता करता जाएगा, आरएनए को डिग्रेड करता करता जाएगा, पर लास्ट जो अकॉर्डिंग टू आरएनए मॉडल जो आरएनए लास्ट वाला है न्यूक्लियोटाइड उसको रिमूव नहीं कर सकता। उसको रिमूव करने के लिए एक नया प्रोटीन चाहिए जो कि बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, फैन 1 शॉर्ट फॉर्म में अगर देखो तो फैन 1 उस लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा और फाइनली डीएनए लाइगेज उन दोनों डीएनए को ज्वाइन कर देगा, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। नेक्स्ट और एक मॉडल है जिसको बोलते हैं फ्लैप मॉडल। इस मॉडल में आरएनएस एंजाइम नहीं काम करता, हेलिकेस एंजाइम काम करता है। हेलिकेस क्या करता है? ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्राइमर एंड द टेम्पलेट। अभी हेलिकेस जो ये प्राइमर और टेम्पलेट के बीच, प्राइमर के टेम्पलेट के बीच जो भी बॉन्ड्स थे वो हेलिकेस आके ब्रेक कर देगा और ये ऐसे अपार्ट हो जाएगा। फिर फैन 1 जो कि हमने देखा था फ्लैप एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन जो है वो आके काम करेगा और कट एट द जंक्शन, ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्राइमर रिमूव कर देगा और फाइनली लाइगेस आके इसको ज्वाइन कर देगा। सिंपल एज दैट। तो ये हो गया प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अभी हमने डीएनए सिंथेसिस कर लिया, प्राइमर भी रिमूव कर दिया और फाइनली डीएनए और डीएनए के बीच जो भी गैप्स रह गए थे फाइनली डीएनए लाइगेस ने उसको जोड़ भी दिया। ये यहाँ आपका कंप्लीट होता है डीएनए इलोंगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस में। अभी टर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए यहाँ देखिए ये ओरिसी था और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क रन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस होता जा रहा है, ठीक है। और इधर जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। इस क्योंकि दो रेप्लिकेशन फॉर्क एट द सेम फेस काम कर रहा है उसको बोल रहे हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, मतलब दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। और देखिए एग्जैक्टली एट द अदर एंड ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब और नहीं बढ़ सकता आगे। क्लॉकवाइज वाला रेप्लिकेशन फॉर्क भी एक पोर्शन में आके रुक जाएगा और दूसरा वाला रेप्लिकेशन फॉर्क भी आके एक पॉइंट में रुक जाएगा और फाइनली टर्मिनेशन हो, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेशन रीजन। देखिए डीएनए में, इकोलाई के डीएनए में कुछ टर्मिनेशन सीक्वेंसेस रहते हैं, वो 23 बेस पेयर का सीक्वेंस रहता है और उन सीक्वेंसेस में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कई सारे सीक्वेंसेस को दिखाया गया है, टर ई, टर डी, टर ई, टर ए, टर सी, बी, एफ, जी, ये सब टर्मिनेशन सीक्वेंसेस है। इनमें क्या होता है, एक टस प्रोटीन आके बाइंड करता है। टस का मतलब है टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। अभी ये जो प्रोटीन है वो आके इन टर्मिनेशन सीक्वेंसेस में आके बाइंड करेगा। ये जो टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए टस टर कॉम्प्लेक्स, ये जो टस टर कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ फॉर्म होगा? हर एक पॉइंट में टर सीक्वेंस है, इसमें टस प्रोटीन आके बाइंड करेगा और ये टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अब ये टस टर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक परमिसिव साइड रहता है और एक नॉन परमिसिव साइड रहता है। अभी हाउ डज इट वर्क? एक रेप्लिकेशन फॉर्क जो इस तरफ से आ रहा है, इट इज द परमिसिव साइड, इट कैन पास थ्रू। पर जो फॉर्क इस तरफ से आएगा, ये नॉन परमिसिव साइड को जब पहुंच जाएगा नॉन परमिसिव साइड तक, इट विल बी ब्लॉक्ड हियर, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट आप यहां अप्लाई कर दीजिए डायग्राम में। अभी देखिए इस पोर्शन में जो टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फॉर्क को पास थ्रू करने देगा, पर जो क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फॉर्क है उसको ब्लॉक कर देगा। देखो क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप हियर। और इस तरफ में जो टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फॉर्क को पास थ्रू करने दे रहा है, पर एंटी क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसको ब्लॉक कर देगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप हियर। तो फाइनली क्या होगा, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क एक जगह में आके ब्लॉक हो जाएंगे, दे कैन नॉट पास थ्रू,
एंड एट दैट पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड। ठीक है दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट है टर्मिनेशन, डीएनए टर्मिनेशन का। तो दोस्तों फाइनली हमें और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। तो चलिए हम अभी देखते हैं प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे प्रूफ रीड करता है? देखिए, प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी गलती रह रही है ना दोस्तों, तो इन द लॉन्ग रन ये मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा एंड इट इज़ वेरी बैड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि म्यूटेशन हो सकता है, फिर बहुत सारे लीथल इफेक्ट्स दिखा सकते हैं म्यूटेशन होके। बहुत सारे चीज़ हमें पता ही है म्यूटेशन से क्या क्या होता है। म्यूटेशंस के और अलग भी बेनिफिट्स है, पर इफ़ इट इज़ इन ह्यूज अमाउंट देन इट इज़ लीथल फॉर द ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज में इनहेरेंट अपना एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब पता है, जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है उसको हटाना। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर बात कर रहे हैं इकोलाई सेल में, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में ही एक इनहेरेंट एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है, जिससे कि वो देख सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड उसने ऐड किया वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं। क्योंकि वो अगर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, इट कैनॉट मूव अहेड, क्योंकि डीएनए में किंक आ जाएंगे या फिर थोड़ा स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन आ जाता है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है एंड इट कैनॉट मूव अहेड, द रेप्लिकेशन फॉर्क कैनॉट मूव अहेड। तो उसमें क्या होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, जिससे कि वो जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है गलत वाला उसको हटा सकता है एंड इन इट्स प्लेस इट रीसिंथेसिस विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेस। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और सारे वीडियोस जो कि CSIR नेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैं फ्यूचर में लाता जाऊंगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।